तो प्रोपोर्शन, रेशो, रेट एंड स्पीड, इसमें से रेशो, प्रोपोर्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेट एंड स्पीड का हमें थोड़ा सा आइडिया है, मैं आज थोड़ा सा और आपको बता दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर रेशो ही से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसमें स्केल्स वगैरह डिस्कस होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो देख लेंगे। और फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स होकर आ रहे होते हैं। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम ये T4 की एक्सरसाइज है, हमारी बुक जो T4 है उसमें 9B एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये वाला टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो हम उस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ताकि जो हमने डिस्कशन पिछली क्लास में की थी इन टॉपिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लें। और फिर उसके अलावा कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम अगर टाइम हुआ तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वरना एक दफ़ा होमवर्क में अटेम्प्ट करके फिर उसको हम टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास यहाँ पर 9.2 जो सेक्शन है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इन एग्जाम्पल्स की मदद से शुरू करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ओके, तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि गिवन दैट y is directly proportional to x cube and that y is equal to 24 when x is equal to 2. Express y in terms of x. तो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है, उसमें सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि y is directly proportional to x cube. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये साइन यूज होता है। y is directly proportional to x cube means हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख रहे होंगे। सेकेंड में हम ये करते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंजिंग नहीं करते, राइट हैंड साइड पे हम ये करते हैं कि हम किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं हमारी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक इक्वेशन में चेंज हो जाती है। अब पहला टास्क हमारा ये होता है कि हम इस कांस्टेंट k को फाइंड करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे यहाँ पर गिवन है कि y is equal to 24 when x is equal to 2। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करूंगा, y is equal to 2 when x is equal to 24। इसको हम यूज करके k फाइंड करेंगे। तो तरीका ये होगा कि आपके पास जो इक्वेशन है आप उसे लिखेंगे और y की जगह हम लिखेंगे 2, k एज इट इज, x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 24। मैं इसको उल्टा तो नहीं लिखा, हाँ सही है, y 24 है when x is equal to 2। तो x को हमें 2 रखना है। ओके, तो y की जगह हम 24 कर देंगे, x की जगह पर हम 2 लिखेंगे। तो ये बन गया 24 इज इक्वल टू k टाइम्स 8। 8 को हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे, 24 को जाकर डिवाइड करेगा। सो k इज इक्वल टू 3, ये हमें k की वैल्यू मिल गई। अब देखेंगे कि आपको हमेशा इस तरह की ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपका जो ये कांस्टेंट होगा ना k, उसको फाइंड करने के लिए, जिसमें जो भी दो चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं उनका एक पेयर ऑफ वैल्यूज आपको गिवन होगा, आपने उसको यूज करना है, अपना कांस्टेंट फाइंड कर लेना है। अच्छा, जब आपने अपना कांस्टेंट फाइंड कर लिया तो अब वो जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें हम k लिखने के बजाय उसको इस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x क्यूब। और ये हमारे पार्ट ए का आंसर है जिसमें हमें y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना था। सेकेंडली कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10 होल 1/8। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में हमें ये करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू 10 होल 1/8 पर। इस पॉइंट पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हम सिंपली यही करेंगे कि अपनी जो इक्वेशन है उसी को यूज करेंगे
और y की जगह मैं 10 होल 1/8 लिखूंगा, 3 एज इट इज। x का आंसर हमें चाहिए। x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 81/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू x³। तो ये बन जाएगा 81/24 इज इक्वल टू x³। अच्छा, अब हमें दोनों साइड्स पे ना क्यूब रूट लेना होगा, और क्यूब रूट लेने में अगर हम देखें, चले ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 8, 2 क्यूब था। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक 3 है। 84 असल में 3 रेज़ टू 4 के इक्वल है, तो अगर इस 3 से हम इस पावर को कैंसिल करें तो हमें 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मिल जाएगा यहाँ से। और फिर अगर हम दोनों साइड्स पे अब क्यूब रूट अप्लाई कर दें, तो क्यूब रूट हम पहले देख चुके हैं कि वो क्यूब पावर को कैंसिल कर देता है। तो एक तरफ हमारे पास x बचेगा, दूसरी साइड पे न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 2। और अगर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 1 होल 1/2 ये आंसर आ जाएगा x का, जब y की वैल्यू 10 होल 1/8 थी। इस तरह हमने पार्ट बी में x की वैल्यू फाइंड कर दी जो गिवन वैल्यू ऑफ y पर हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन y व्हेन x इज डबल्ड। अब इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y इज इक्वल टू 3x³। अगर हम x की वैल्यू को डबल करते हैं तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा y में, ये हमें बताना है। तो हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन y, ये हमें फाइंड करना है, जबकि x को हमें करना होगा व्हेन x इज डबल्ड, यानी जो भी वैल्यू ऑफ x है इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज डबल्ड। उस वक्त जो नई वैल्यू y की आएगी उसका जो इंक्रीज हुआ है उसको परसेंटेज में शो करना है। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a। अगर x की वैल्यू हम a लेते हैं तो y विल बी इक्वल टू 3x³। x मीन्स a, so it means y is equal to 3a³। ये x की वैल्यू a अगर हम रखेंगे तो y का आंसर आ जाएगा। अच्छा, देन हम सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू 2a। अगर 2a करते हैं तो x की जगह पर हम 2a रिप्लेस करेंगे, तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स 8a³। So y now will be equal to 24a³। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल y1 इसको कह देते हैं, इसको हम y2 कह देते हैं। तो y1 का आंसर 3a³ आ गया, y2 का आंसर 24a³ आ गया। हमने किया क्या, x की कोई एक वैल्यू सपोज की, उस पर जो भी y का आंसर था वो हमने लिख दिया, उसी वैल्यू को बस डबल करके दोबारा से y का आंसर हमने फाइंड करने की कोशिश की, तो वो 24 आ गया। अच्छा, अब अगर हम परसेंटेज इंक्रीज इन y निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन y, तो हमें देखना होगा कि y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, वो थी 3a³। अच्छा, इंक्रीज होकर इसकी वैल्यू 24a³ बनी, और ओरिजिनल को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि इंक्रीज हमें पता चल जाए। सो इट इज इक्वल टू 24a³ डिवाइडेड बाय 3a³ मल्टीप्लाइड बाय 100। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, ये 7 दे देगा। सो इट मीन्स 700% इंक्रीज हो जाएगा इन y, और चेंज इन y को हम डेल्टा y से भी शो कर सकते हैं। 700% इंक्रीज होगा y में when the value of x is double in this relation where y is equal to 3x³। तो ये एक क्वेश्चन था
जिसके अंदर हमने प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल देखी कि अगर y या कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से डायरेक्टली रिलेटेड हो तो हम उसको किस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना ये भी कर सकते हैं कि हम पास पेपर में से कोई क्वेश्चन इस तरह का देखें जिसमें हमें कोई दूसरी एग्जांपल मिल जाए। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने है इसमें लिखा हुआ है कि y is directly proportional to the cube root of x. Y is equal to 18 when x is equal to 27. Express y in terms of x. Calculate the value of y when x is equal to 125. ये भी तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें जरा अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल आ रही है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि y is inversely proportional to x plus 2. अच्छा देखिए, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो y और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो एज इट इज रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को शो करने के लिए हम 1/x plus 2 लिख देंगे। ये बात हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अब हमें चेंज करना है इक्वेशन में, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी विद सम कांस्टेंट k. So now the equation will become y is equal to k upon x plus 2. This is the relation, this is the equation which is relating y with x plus 2. पहला टास्क क्या था कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर y in terms of x and a constant k. तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। वो इंफॉर्मेशन अब आ रही है। इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो इस इंफॉर्मेशन को अब हम यूज कर लेते हैं। y शुड बी इक्वल टू 4 when x is replaced as 3. तो यहां से आपको k का आंसर मिल जाएगा 20. इट मीन्स कि आपकी इक्वेशन बन गई y is equal to 20 upon x plus 2. ये रिलेशन है जो कि y और x को रिलेट कर रहा है। फाइनली आपको क्या करना है, फाइंड y when x is equal to 8. तो अब हम x की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं इस रिलेशन में, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा y is equal to 20 डिवाइडेड बाय x की जगह हम 8 लिखेंगे प्लस 2 एज इट इज. It becomes 20 upon 10. So y is equal to 2. ये हमने y का आंसर फाइंड कर दिया। यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ हम k अपॉन x प्लस 2 लिखेंगे। इस तरह से ये रिलेट होने वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आगे चलने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स इज F न्यूटन्स. This force is inversely proportional to the square of the distance d centimeters between the magnets. तो यहाँ पर फोर्स को पहली बात ये कि हमें F से नोट करना है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, ये बनेगा F is proportional to, since it is inversely proportional, so we will be writing 1 upon something. और नीचे क्या लिखना है, square of the distance. So distance is shown by d. Square of the distance means d should be squared. अच्छा, अब इसको अगर हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, so it will become k times 1 upon d square. So equation is F is equal to k upon d square. अच्छा, अब कह रहे हैं कि when the magnets are at a certain distance apart, the force is 10 newtons. What is the distance? What is the force when this distance is doubled? ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो फोर्स कितनी रह जाएगी। हम इस सिनेरियो में सपोज करते हैं कि डिस्टेंस a था when force is equal to 10. So it means कि आपके पास फोर्स की जगह 10 रिप्लेस हो जाएगा, k को हम एज इट इज रखेंगे
और डी की जगह हम ए रिप्लेस करेंगे। हमारी अजम्पशन के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 इज इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, सबसे पहले हमने f को इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो किया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज किया फॉलोइंग द यूजुअल प्रोसेस जो कि हम करते हैं, और उससे हमें इक्वेशन मिल गई f इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। अब हमें बताया जा रहा था कि व्हेन द मैग्नेट्स आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अब वो डिस्टेंस कितना ये नहीं बताया गया, लेकिन जो भी सर्टेन डिस्टेंस था उस पर फोर्स थी 10 न्यूटन। अब आप करेंगे ये कि इस डिस्टेंस को आपने डबल करना है, और डबल करने के बाद फोर्स पे उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है। तो हमें ये बताना है कि फोर्स क्या होगी अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम d की वैल्यू 2a रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सो इट मींस कि आपके पास f अभी हमें नहीं पता, एज इट इज पुट होगा, k एज इट इज, d की जगह अब हम 2a लिख रहे हैं। सो 2a विल गेट स्क्वायर्ड बिकॉज ऑफ द पावर। तो आपके पास यहाँ पर रिलेशन बनेगा f इज इक्वल टू k अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि मैं इस 1/4 को अलग कर लेता हूँ और k अपॉन a स्क्वायर को मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, और आप यहां से नोट करें कि k अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, k अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो इसकी जगह हम 10 रिप्लेस कर लेंगे, और 10/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो आंसर विल बी 2.5 न्यूटन। ठीक है, तो इट मींस कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो आपकी जो फोर्स होगी वो 1/4 ऑफ द वैल्यू हो जाएगी। अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू 10 थी और आप उस डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 1/4। और ये हमें पता है मैग्नेट्स में इसी तरह होता है, मैग्नेट्स जितना करीब होते हैं उतना उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, और जितना हम उनको डिस्टेंस अपार्ट करते जाते हैं उतना उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होती है। तो एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज डिक्रीज हो, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। वो हमने एज इट इज नोट किया था, इक्वेशन बन गई थी। अब हमने सर्टेन केस को या सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, अब कह रहे हैं कि राइट डाउन अ फॉर्मूला कनेक्टिंग एफ बी एंड ए एंड अ कांस्टेंट के। तो ये काम तो हमने पहले ही कर लिया था। उसके बाद when the magnets are 3 centimeters apart the force is 2 newtons। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिससे हम k फाइंड करेंगे। हमें बताया जा रहा है पार्ट बी सेकंड पार्ट में कि डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर्स, तो फोर्स उसके अगेंस्ट में है 2 न्यूटन्स। अच्छा, अब हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सिंस f इज इक्वल टू k अपॉन b स्क्वायर, सो f की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे, d को हम 3 रिप्लेस कर देंगे। सो यहां से हमें k का आंसर मिल जाएगा 18। ये 18 हमारे k का आंसर है। तो इसका मतलब होगा कि वो जो इक्वेशन है इट इज f इज इक्वल टू 18 अपॉन b स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमें एक काम एडिशनली और भी करना है, वो क्या है, उसमें कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब हमें फोर्स फाइंड करनी है जब डिस्टेंस को हम 5 सेंटीमीटर रख देंगे। तो आपके पास इस इक्वेशन में अब हम ये करेंगे कि 18/5 कर देंगे डिस्टेंस की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 18/25, और डेसिमल में ये आंसर कितना आ रहा होगा, 18 डिवाइडेड बाय 25 चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है जी। तो इसका आंसर आ रहा है 0.72 न्यूटन। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फोर्स 2 न्यूटन थी, आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया 5 कर दिया, तो फोर्स को भी डिक्रीज होना चाहिए। तो फोर्स डिक्रीज होकर 0.72 न्यूटन हो चुकी है। तो
इस तरह के जो है ना क्वेश्चन आपको फिर काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी मैं दे दूंगा क्लास के बाद, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पर। और एवरेज स्पीड को हम इससे पहले जो नंबर्स वाले क्वेश्चंस थे उनमें भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ भी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाती है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इससे हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है जी। और स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि an aeroplane flies a distance of 4650 kilometers from Singapore to Seoul at an average speed of 560 kilometers per hour. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कन्वर्ट 560 किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड। तो आपके पास 560 किलोमीटर्स है डिवाइडेड बाय 1 आवर है। 560 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है। अच्छा, अब किलोमीटर टू मीटर्स हमें जाना है और आवर से सेकंड में जाना है। तो दोनों जो कन्वर्जन है वो ये कि लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं। और जब कभी भी हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जी, बिल्कुल। तो लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, आप देखें कैसे होगा ये काम, इसको एक दफा डिटेल में देख लेते हैं, आइंदा फिर आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। किलोमीटर्स टू मीटर्स में जाने के लिए हमें इस नंबर को 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 560 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ताकि वो कन्वर्ट हो जाए मिनट्स में, और फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कन्वर्ट हो जाए सेकंड्स के अंदर। अब इन नंबर्स को बस हमें आपस में सिंप्लीफाई करना है। तो सिचुएशन ये बन गई कि 560,000 विल गेट डिवाइडेड बाय 3600, और आंसर आपके पास मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखें 560 कन्वर्ट 560 किलोमीटर इंटू मीटर्स, ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है, एंड 1 आवर इंटू सेकेंड। तो ये असल में दो अलग अलग कन्वर्जन हैं, इनको आप एज इट इज याद रखें। उसके बाद डिवीजन के बाद इन्होंने बता दिया कि 155 होल 5/9 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हमें मिल जाएगा। सेकेंडली कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फ्लाइट टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। तो अब हमें फ्लाइट टाइम चाहिए। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे। सो डिस्टेंस which is 4650 will get divided by 560 kilometers per hour, the speed of the plane. तो आपके पास 8.304 आवर्स आ जाएंगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें से हम ये करेंगे कि ये जो 8.304 है इसको हम सबसे पहले तो राउंड ऑफ करेंगे, तो ये बनेगा 8.30, और फर्दर 0 भी राउंड ऑफ कर देंगे तो 8.3। ये अब हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया और 1 डेसिमल प्लेस पर लेकर आ गए। इसके बाद इस 8 को तो हम जो होल नंबर है सिंपली आवर्स में लिख लेंगे, साथ साथ हम इसमें ये करेंगे कि 0.3 इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.3 multiplied by 60 will give 18 minutes। तो 18 मिनट्स यहाँ पर आ जाएगा, और आवर्स में हमने 8 को कन्वर्ट कर लिया था, तो इस तरह आपका आंसर 8 आवर 18 मिनट्स बनेगा, एंड इट इज करेक्टेड या राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मिनट। ओके, अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी असल में रेशो का ही क्वेश्चन है, लेकिन रेशो को एक खास तरीके से यहाँ यूज किया जा रहा है। रेशो के बारे में कुछ चीजें हमने कल पढ़ी थी, यानी लास्ट क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको जरा एक दफा जल्दी से देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। रेशो मैंने आपको बताया था कि इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटीज।
रेशो में जो क्वांटिटीज पुट की जाती हैं वो हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए, इसलिए रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो उसी तरह की चीज हमें देखने में यहाँ पे नजर आ जाएगी। ओके, देखें, ये कह रहे हैं कि a map is drawn to a scale of 1:20,000, यानी कोई चीज है जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड 20,000 का रखती है, उस 20,000 के मैग्नीट्यूड को जब मैप पे लाया जाएगा तो वो 1 मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 20,000 के साथ यूनिट क्या है और 1 के साथ यूनिट क्या है? तो पहली बात ये कि ये दो अलग अलग यूनिट्स नहीं होंगी। जो 1 की यूनिट होगी वही 20,000 की यूनिट होगी, तभी इनको रेशो में लिखा गया। या जो 20,000 की यूनिट है वही 1 की यूनिट होगी। और याद रखें कि ये जो मैप ड्राइंग होती है ना, ये नॉर्मली सेंटीमीटर्स में हो रही होती है, क्योंकि पेपर पे हम जो काम करते हैं उसके लिए हम अपना नॉर्मल रूलर यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, तो वो स्केल सेंटीमीटर्स के साथ मार्क्ड होता है। तो उसी पे जो है ना फिर ये सारी ड्राइंग हो रही होती है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन टू टाउन्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बाय 2 पॉइंट्स 15 सेंटीमीटर्स अपार्ट। मैप के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स हैं, एक टाउन ए है, एक टाउन बी है फॉर एग्जांपल, और मैप के ऊपर इनमें जो डिस्टेंस है वो 15.5 सेंटीमीटर्स का है। अब हमें बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना बनेगा। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो रेशो है ना इनकी, वो है 1:20,000। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लिख लें दोनों को, तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर इज टू 20,000 सेंटीमीटर। 20,000 सेंटीमीटर की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो मैप पे 1 सेंटीमीटर से शो हो रही है। क्योंकि हमने 15.5 को कन्वर्ट करना है, तो हम इस रेशो में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15.5 से। सो 15.5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 एंड विल बी मल्टीप्लाइड विद 20,000। तो आंसर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 310,000 सेंटीमीटर्स। और अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें, उन्होंने कहा भी है कि कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर is equal to 1,000 meters and 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन में ये होगा कि हम सेंटीमीटर जो कि स्मॉलर यूनिट है उससे पहले मीटर में जाएंगे, और इस कन्वर्जन के लिए हमें नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा। फिर हम मीटर से किलोमीटर्स में जाएंगे, और इस कन्वर्जन के लिए हमें उस नंबर को 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम दो अलग अलग पार्ट्स में भी डिवीजन कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक साथ दोनों डिविजन्स अप्लाई करते हैं। सो इट इज डिवाइडेड बाय 100 टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, एंड देन इट इज फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 टू बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर्स। तो डेसिमल पॉइंट 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट मूव हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 3.1 किलोमीटर्स। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अब ये एक दूसरी चीज है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये कह रहे हैं कि अ लेक हैज एन एरिया ऑफ 6 किलोमीटर स्क्वायर। ये उस लेक का ना एक्चुअल एरिया है। जाहिर है मैप के ऊपर 6 किलोमीटर स्क्वायर तो नहीं ड्रॉ हो सकता ना, मैप के ऊपर तो जो चीज ड्रॉ होगी वो सेंटीमीटर्स की यूनिट में होगी। तो कोई लेक है जिसका एक्चुअल एरिया 6 किलोमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि फाइंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द लेक ऑन द मैप। तो मैप के ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना एरिया उस लेक के जरिए से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अच्छा, अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये करना है कि 1 सेंटीमीटर को हमें रिलेट करना है किलोमीटर्स के साथ। 1 सेंटीमीटर was related to
20,000 सेंटीमीटर्स। अगर हम इसको रिलेट करना चाहें, ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं यूं लिखूं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20,000 सेंटीमीटर्स। तो अगर इस 20,000 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 100 से ताकि ये मीटर्स में आ जाए, और फिर 1000 से ताकि ये प्रॉपरली किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। सो इट मींस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 0.2 किलोमीटर्स ऑफ द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.2 किलोमीटर्स की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है ऑन द मैप। एक्चुअल लेंथ of 0.2 kilometers is equal to 1 centimeter on the map। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि मैंने सेंटीमीटर को राइट साइड पे लिख दिया और किलोमीटर्स को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमें लेक का जो एरिया गिवन है वो गिवन है 6 किलोमीटर स्क्वायर, और हमसे जो रिक्वायर्ड है एरिया वो मैप का एरिया रिक्वायर्ड है, जो कि जाहिर सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर में शो होने वाला है। तो हम अपनी इक्वेशन को हमेशा इस तरह लिखते हैं कि जो गिवन क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम लेफ्ट पर लिखते हैं, और जो रिक्वायर्ड साइड या क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो मुझे किलोमीटर स्क्वायर में एरिया गिवन है, इसलिए मैंने किलोमीटर वाली साइड को लेफ्ट पर कर दिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर में मुझे वर्कआउट करके आंसर बताना है तो उसको मैंने राइट पर कर दिया। अब ये तो है एरियाज, यहाँ हमारे पास एरिया नहीं है, यहाँ सिंपल लेंथ्स हैं किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। अब अगर हम इनको कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? उसके लिए हमें दोनों साइड्स पे क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमें असल में स्क्वायर करना पड़ेगा। जी, तो स्क्वायर इस तरह हम करते हैं कि हम सबसे पहले ना इस साइड को 1 बना लेते हैं। ठीक है, 1 कैसे बनाया हमने इसको 0.2 से डिवाइड किया, और जाहिर है कि हम दूसरी साइड को भी 0.2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय 0.2 ये आपको 5 का आंसर देगा। सो इट मींस 1 किलोमीटर इन एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स लेंथ ऑन द मैप। अच्छा, अब ये एक सिंपल नंबर्स की फॉर्म है, यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे स्क्वायर करते हैं। 1 square will remain 1 kilometers square, 5 square will become 25 centimeters square। अब आपकी जो गिवन क्वांटिटी है उससे आप दोनों साइड पे सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। 6 into 1 kilometer square, 6 into 25 centimeter square, so answer is going to be 150 centimeters square। तो वो जो लेक है 6 किलोमीटर स्क्वायर की, वो मैप के ऊपर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर से शो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने थोड़ा सा ये देखा कि स्केल्स वगैरह किस तरह यूज होते हैं, और ये देखा कि एक स्केल में अगर एक क्वांटिटी रिलेट हो रही है, फॉर एग्जांपल लेंथ रिलेट हो रही है, तो उससे एरिया वगैरह वो कैसे फॉर्म किया जाता है। तो अब इसके बाद जो है ना ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर रेशो, इसी तरह से प्रोपोर्शन, स्पीड और रेट वगैरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं ट्राई करता हूँ। इसमें हमें गिवन है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 30 काउज फॉर 20 डेज। तो दो चीजें हैं जिनको रिलेट किया जा रहा है। एक है फूड फॉर काउस या नंबर ऑफ काउस, और उसके साथ डेज है। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं 20,
जबकि नंबर ऑफ काउस जिनके लिए वो फूड सफिशिएंट होगी वो 13 है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि इफ 10 काउस आर एडेड टू द फार्म, 10 काउस अगर हम ऐड कर दें तो नई क्वांटिटी ऑफ काउस 40 हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ डेज द सेम अमाउंट ऑफ फूड विल फीड ऑल द काउस। अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे जबकि आपके पास जो फूड है वो सेम क्वांटिटी की है। तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ये ज्यादा बेहतर है। देखें, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये किस तरह से आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर हम नंबर ऑफ काउज इंक्रीज करेंगे सेम फूड के लिए, फूड नहीं चेंज कर रहे, तो ज्यादा नंबर ऑफ काउज में वो फूड कम डेज चलेगी या ज्यादा डेज तक के लिए सफाइस होगी, सफिशिएंट होगी? जी बिल्कुल, दायरे के लेस नंबर ऑफ डेज के लिए सफिशिएंट हो जाएगी वो। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ काउज को कम कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ काउज को हमने कम कर लिया। अच्छा, अब वही जो फूड है वो कम डेज के लिए चलेगी या ज्यादा डेज के लिए सफिशिएंट हो जाएगी? जाहिर है कि अब ये ज्यादा डेज के लिए काफी होगी। सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा वाला है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशो है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी 30 नॉर्मली क्या होता है, 30:20 का मतलब होता है 30 डिवाइडेड बाय 20। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम ये करते हैं कि 30:20 का मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 is equal to 40 multiplied by x. So x will be equal to 600 divided by 40. So it means यहाँ पर जो number of days हैं वो आपके पास 15 आ जाएंगे। ठीक है, अगर 30 काउस थी तो 20 डेज के लिए फूड सफिशिएंट थी। जब आपने 10 काउस को इंक्रीज कर दिया और फूड को नहीं बढ़ाया, वो अपनी जगह कांस्टेंट है, तो फिर नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। और अगर हम काउस और बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज और कम हो जाएंगे। और वाइस वर्सा भी सही होगा कि अगर हम नंबर ऑफ काउस कम कर देते तो वही फूड ज्यादा दिनों के लिए काफी हो जाती। ठीक है, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं इसमें, जिसके अंदर 3 चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं और फिर हमें ये भी आइडिया होगा कि 3 चीजों को किस तरह रिलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन अ फैक्ट्री 4 वर्कर्स कैन मैन्युफैक्चर 80 चेयर्स इन 12 डेज। यहाँ पे 3 चीजें रिलेट हो रही हैं। एक तो है हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, वो चेयर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, और तीसरी चीज है डेज या टाइम जो कि उनको उसमें लग जाएगा। तो अगर हम 4 वर्कर्स रखते हैं और 80 चेयर्स मैन्युफैक्चर कराते हैं, फर्स्ट केस आपके पास 4 वर्कर्स हैं, 80 चेयर्स आपने मैन्युफैक्चर करानी है, तो आपको डेज कितने रिक्वायर्ड होंगे? 12 डेज रिक्वायर्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि हाउ लॉन्ग विल 24 वर्कर्स टेक। अब आपके वर्कर्स हो गए 24, हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम इनके लिए इनको रिक्वायर्ड है, और चेयर्स कितनी है, हाउ लॉन्ग विल 24 वर्कर्स टेक टू मैन्युफैक्चर 300 चेयर्स। उनको जो चेयर्स मैन्युफैक्चर करनी है वो 300 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 3 क्वांटिटीज आपस में रिलेट हो रही हैं। इसको कैसे चेक करते हैं? मिसाल के तौर पर आप एक वक्त में ना कोई सी 2 चीजों को आपस में रिलेट करेंगे और जो थर्ड आइटम होगा उसको आप कांस्टेंट कर देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ चेयर्स, मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर है, 100 है, 200 है, वो हमने फिक्स कर दिया। अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ चेयर्स हमें मैन्युफैक्चर करनी है, तो अगर हम वर्कर्स को बढ़ाते हैं
ज्यादा वर्कर्स वो चेयर्स बनाने की, उतनी चेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको कम डेज लगेंगे या ज्यादा डेज लगेंगे। इसी तरह एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ चेयर्स के लिए अगर हम वर्कर्स को कम कर देते हैं तो वो ज्यादा वर्कर्स के मुकाबले में कम टाइम लेंगे या ज्यादा टाइम लेंगे। तो अगर आपके पास वर्कर्स ज्यादा हैं तो वो लेस डेज में, फ्यूअर डेज में उतनी चेयर्स मैन्युफैक्चर कर देंगे। अगर आपके पास वर्कर्स कम हैं तो आपकी चेयर्स मैन्युफैक्चर होने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, अब किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बता दिया जाता है कि इतने स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर्स का एरिया है जिसपे आपने इतनी कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन की जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स हो गई, क्या आपने कोई घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है और उसमें कितने फ्लोर्स होंगे और क्या होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लेबर एम्प्लॉय करता है उस काम को करवाने के लिए, तो और कितने टाइम में उसको फिनिश करता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर दे तो वो कंस्ट्रक्शन कम डेज में हो जाएगी या ज्यादा डेज में होगी। जितने ज्यादा वर्कर्स होते जाएंगे उतनी वो कंस्ट्रक्शन लेस अमाउंट ऑफ टाइम में या लेस नंबर ऑफ डेज में होती जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टर अगर कम वर्कर्स लगा के काम करना शुरू कर दे तो फिर बहुत ज्यादा डेज या टाइम उसके अंदर लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, अब आप वर्कर्स को फिक्स कर दें। अगर आपके पास वर्कर्स ज्यादा हैं तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा चेयर्स मैन्युफैक्चर कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास, आप कहते हैं, आप फिक्स कर लेते हैं कि भाई 10 दिन का टाइम है। ठीक है, अब 10 दिन तक 50 वर्कर काम करते हैं तो वो कितनी चेयर्स बनाएंगे। और अगर आप 25 वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं तो वो कितनी चेयर्स बनाएंगे। तो अगर आपके पास वर्कर्स ज्यादा हैं तो वो ज्यादा चेयर्स बनाएंगे, और उसी उन्हीं डेज में अगर आप कम वर्कर्स को एम्प्लॉय करके रखते हैं तो चेयर्स भी कम बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर्स और चेयर्स, जी सही आंसर आ रहा है मेरे ख्याल में आपका, इसको मैं देख लेता हूँ वर्कआउट करके। इसका मतलब है कि वर्कर्स और चेयर्स है ना, ये तो हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वर्कर्स और डेज ये हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को ना हमें एक साथ करना होगा। वर्कर्स और चेयर्स चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 4 और 80 इसको हम लिखेंगे 4/80, और वर्कर्स और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 12 डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, वो 4 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, और जहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा उसमें रेशो के बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे 24 है तो 24 और x, चूंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनको मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 24 को डिवाइड करना चाहिए, 300 को चाहिए कि वो 24 को डिवाइड करे। क्योंकि अगर हम सिर्फ वर्कर्स और चेयर्स को देखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम नंबर ऑफ डेज को इग्नोर कर देते हैं, अभी हम सिर्फ देखते हैं वर्कर्स और चेयर्स को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 24 और 300 का रिलेशन 24/300 बनेगा। और अगर हम 24 और x को देखेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 24/300 होगा, 300/24 नहीं है। ओके, अब देखें, अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो x विल बी इक्वल टू, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 4/12/80, वहां पर हम 300 को मूव कर रहे होंगे और 24 भी वहां जाकर डिनोमिनेटर में 80 को मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 2 जा और 2 2 जा, और ये 40 हो गया, एक 0 कैंसिल कर दें तो 7.5। इसका मतलब है कि आपके पास 7.5 डेज लगेंगे
ये जो 300 की अमाउंट ऑफ चेयर्स है ना, या नंबर ऑफ चेयर्स है, उसको मैन्युफैक्चर करने में 24 वर्कर्स के साथ